हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, जिसमें हमारे अनुच्छेद 11 तक हो गए थे कल। लेकिन एक बार नया पढ़ने से पहले क्या हम लोग करेंगे, पुराना एक बार रिविजन करेंगे। तो दोस्तों, हमने बताया था भाग एक में क्या है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है। अब भाग एक में अनुच्छेद एक की बात करते हैं। किसकी? अनुच्छेद एक की। एक में क्या था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद एक में। अब अनुच्छेद एक में जब भारत अर्थात इंडिया का राज्य संघ होगा, हमने भारत के बारे में आपको बताया था और इंडिया के बारे में भी बताया था। इस समय इंडिया और भारत के लेकर शब्द के लिए क्या है, एक विवाद है। ठीक, ये हो गया। दो में हमने क्या बताया था, अनुच्छेद दो में हमने आपको बताया था नए राज्यों की, बताइए क्या था, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। क्या बताया था? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, दो में हमने ये बताया था आपको। दो में क्या बताया था? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो अनुच्छेद दो में क्या हो गया था, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। प्रवेश अलग चीज होती है, स्थापना मीन्स होता है नई चीज निर्मित करना, और प्रवेश मतलब है कोई चीज पहले से है उसको क्या करना, शामिल करना। ठीक, दो हो गया। अनुच्छेद तीन में आपका था उसकी राज्य सीमा तथा नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद। ठीक, ये हमने आपको बताया था। अब अभी साधारण बहुमत के द्वारा, किसके? साधारण बहुमत के द्वारा संसद उसकी नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। क्लियर, ये हो गया। अब अनुच्छेद चौथा हमने आपको बताया था कि एक से लेकर तीन तक जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे संविधान में, उसको संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के द्वारा कोई भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये तो आपका भाग एक कंप्लीट हुआ, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब भाग दो की बात करते हैं। भाग दो में क्या था, नागरिकता। नागरिकता कहाँ से ली गई है वो हमने आपको बताया था। और नागरिकता जो है भाग दो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक, 5 से लेकर 11 तक कल हमने आपको बताया था। लेकिन एक हमने आपको ये बताया था, अनुच्छेद एक हो गया था, दो हो गया था, तीन में हमने थोड़ी इंपॉर्टेंट ये बताया था कि 3A, B और C और D में क्या था। तो वो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स करके बताएं कि 3A में क्या था, 3B में क्या था, C, D में क्या था, बताइए जल्दी बताइए फटाफट। फिर हम 5 से शुरू करते हैं। फिर 5 से शुरू करते हैं। 3A में था, 3A के तहत क्या था, 4 प्रकार से राज्यों को शामिल किया जा सकता है। 3A में क्या था, कितने प्रकार बताए थे राज्यों को शामिल करने के? 4। कितने? 4 प्रकार बताए गए थे। कितने बताए गए थे? 4 प्रकार। कौन कौन से? उनकी उनके सीमा से अलग कर कर क्या था, उसमें पहला था किसी वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग कर कर, एक पहला ये था। दूसरा था दो या दो से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर, दो या दो से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर। तीसरा आपका था किसी राज्य की भागों को, किसी राज्यों के भागों को आपस में मिलाकर और उसका एक क्या करना, एक नया राज्य बनाना। ठीक है, और किसी प्रदेश को किसी राज्य में शामिल कर लिया जाता है। तो 4 प्रकार से क्या थे, किसी राज्य का गठन किया जा सकता है। ठीक, ये तो 3A था। 3B में क्या था बताइए? 3B में था संसद किसी क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती है। 3B में क्या था? संसद किसी क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती है। सी में क्या था? घटा सकती है। और डी में क्या था? 3D में क्या था? सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद क्या है? सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और ई में क्या था? नाम को परिवर्तित कर सकती है। तो देखिए, यहाँ सीमा में, नाम में, क्षेत्र में सबके लिए अलग अलग अनुच्छेद है। अगर आपसे डीपली पूछेगा तो यही पूछेगा। 3A में क्या है? 4 प्रकार से राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक, 3B में क्या है? संसद उसकी सीमा को बढ़ा सकती है, क्षेत्र को बढ़ा सकती है। 3C में क्या था? घटा सकती है। और 3D में क्या था? उसकी 3D में क्या था? सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और 3E में क्या था? नाम में परिवर्तित कर सकती है। सब चीजों के लिए अलग अलग अनुच्छेद के क्लॉज हैं। ठीक, ये 3 हो गया। चौथा आपका कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करते थे नागरिकता की, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें क्या था? नागरिकता क्या होती? एक प्रकार का राज्य तथा वहां के नागरिकों के बीच क्या होता है, एक अनुबंध होता है, उसे नागरिकता कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी राज्य का तथा वहां निवास करने वाले नागरिकों के बीच एक अनुबंध होता है, उसे नागरिकता कहते हैं। ठीक, ये 5 से 11 थे। और हमने आपको बताया था
कि राज्य के आवश्यक तत्व जो हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व नागरिकता भी है, नागरिक भी है। जैसे चार प्रमुख तत्व हमने बताए थे, संप्रभुता आपको बताया था, एक निश्चित भूभाग बताया था और सरकार बताई थी। अब निश्चित जनसंख्या, निश्चित जनसंख्या में आपके नागरिक भी आते हैं जो आपके देश के होते हैं और कुछ विदेशी भी होते हैं, ये बताया था आपको। ठीक है, ठीक। अब ये आपको एक अनुच्छेद हमने दो का क्लास एक, इसमें क्या था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीन राज्य, अनुच्छेद 2(1) के क्लाज में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें क्या है, जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन और पारसी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत का क्या लिखा से पहले भारत आए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में आए हैं उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 का क्लास 1। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, अब हमने नागरिकता रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद नया आपको पढ़ाते हैं। हमने बताया था 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में होगा वो जन्म से क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। फिर दूसरा है वंश या परंपरा द्वारा हमने आपको बताया था कि इनमें से चाहे माता या पिता में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए। ठीक है, दो पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन के आधार पर होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ 5 साल रहता है और उसको 5 साल रहने के उपरांत उसका व्यवहार ठीक रहा, कोई भी उसको सजा नहीं मिली तो उसको रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये देशीकरण पहले 10 साल था लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया, तो अब इसको भी 5 साल कर दिया गया। किसको, देशीकरण। ठीक है, अब आता है भूमि अर्जन द्वारा मतलब क्या है, अगर कोई भी देश किसी देश के क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, क्षेत्र को अर्जित कर लेता है और वहां के जो निवासी हैं वो क्या हो जाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं, तो वो भूमि अर्जन के द्वारा भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और नागरिकता का अंत या छीनने के तरीके कितने हैं, 3। कौन सा है, नागरिकता का परित्याग कर दीजिए। ठीक, दूसरा है सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। फिर तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तब। तो नागरिकता का परित्याग, सरकार नागरिकता छीन सकती है, और किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं या तो क्या हो जाएगी, आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा या खत्म हो जाएगी। ठीक, और इसके बावजूद भी सरकार ने कुछ अपने और नियम बनाए हैं, तो 6 तरीकों से वंचित कर सकती है। कितने तरीकों से, 6 तरीकों से सरकार क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है। कितने, 6 तरीके। कौन कौन से, अगर सरकार को लगता है कि आपने संविधान के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है या अनिष्ठा है, मतलब उस पर विश्वास नहीं है, तो क्या कर सकती है कि सरकार आपकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। ठीक है, भारत सरकार। फिर दूसरा है युद्ध काल में, जैसे युद्ध चल रहा है और आपने क्या कर दिया हो, जासूसी कर दी हो या अपने दुश्मन की, जो हमारे देश का दुश्मन है उसकी आपने मदद कर दी हो, तो उस आधार पर युद्ध काल में शत्रु की सहायता के आधार पर आपकी नागरिकता को आपसे वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, अब गलत तरीके से नागरिकता, अगर आपने फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण की है तब भी सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर सकती है। चौथा है पंजीकरण व देशीकरण द्वारा 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की सजा। अगर पंजीकरण और देशीकरण, पहले देशीकरण 10 साल था लेकिन संशोधन हुआ 5 साल हो गया, तो पंजीकरण और देशीकरण द्वारा 5 वर्ष के अंतर अगर आपको 2 वर्ष की सजा होती है तो भी भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन लेगी या वंचित कर देगी आपको। 5वां है भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने। कोई भी अगर भारतीय स्त्री है वो विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो क्या होगा, उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा या नागरिकता सरकार छीन लेगी। 6वां और अंतिम है लगातार 7 वर्ष तक बाहर। आप कोई भी सूचना दिए हुए अगर लगातार देश के बाहर 7 वर्ष रहते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन लेगी। ये तो आपके हो गए नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का जो प्रावधान है उसके संबंध में पूरा विस्तार से बताया गया है। इसमें बेस है, ये अनुच्छेद 6 को नागरिकता का बेस माना जाता है, आधार माना जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले या प्रव्रजन करने वाले। यहाँ संविधान में प्रव्रजन एक शब्द आता है अनुच्छेद में, लेकिन प्रव्रजन जो है वो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उसका उल्लेख प्रव्रजन शब्द का नहीं हुआ है। इसलिए हमने आपको नॉर्मल भाषा में बताया, प्रव्रजन का मतलब है जाना या आना। ठीक,
पाकिस्तान से भारत आने वाले, या अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता तो अनुच्छेद 6 के आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक, 7 में भारत से कोई अगर पाकिस्तान जाता है उससे संबंधित है। फिर 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के समय कोई भी व्यक्ति जो है प्रवासी तौर पर किसी अन्य देश में रहता है तो उसके संबंध में अनुच्छेद 8 में उसका नागरिकता का प्रावधान किया गया। 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लें। जैसे आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और आप वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वेच्छा से वहां स्वेच्छा से प्राप्त कर लेंगे और यहाँ की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी अनुच्छेद 9 में। 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, तो नागरिकता का अधिकार किस स्थिति तक, किस दशा तक आपके साथ बने रहेंगे या उनको खत्म नहीं किया जाएगा। ये तो हो गए 10। अब 11वां है आपका, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विद द्वारा विनियमन। मतलब संसद है वो नागरिकता के अधिकार का क्या करेगा, विनियमन करेगी, बढ़ा सकती है और घटा सकती है कि नागरिकता किस प्रकार से उसको नागरिकता का प्रावधान करना चाहिए। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण आपके क्या हो गए, अनुच्छेद हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये नागरिकता से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग रिवीजन कर रहे थे, रिवीजन हो गया। अब हम आज का नया जो हमारा भाग है, भाग 3, मूल या मौलिक अधिकार। चाहे आप मौलिक अधिकार कह दीजिए या मूल अधिकार कह दीजिए। अब इनका विकास या उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अब मौलिक अधिकार होते क्या हैं वो आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम 1789 की बात है। 1789 की बात है, जो कहाँ, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति से क्या हुआ था, मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति होने के बावजूद ही मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई थी। कहां से, 1789 में फ्रांस से, नंबर 1 बात। फिर दूसरा आपको बताते हैं कि इसके बाद जो पहले सबसे पहले प्रदान किस देश ने किया है, वो अमेरिका ने किया है। कब किए, फिर से एक बार देखिए आपको 1791 में अमेरिका 1791 में अमेरिका में पहला संशोधन हुआ और जो बिल ऑफ राइट था उसे लाया गया और उसे लागू किया गया। तो सबसे पहले उसकी चर्चा कहाँ हुई, फ्रांस में 1789 में, लेकिन दिया किसने, 1791 में। किसने, अमेरिका ने। किसने दिया, अमेरिका ने। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, उद्भव कहाँ हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से घोषणा हुई 1789 में। कब हुई, 1789 में घोषणा हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, इसको 1791 देने वाला, मौलिक अधिकारों का अधिकार देने वाला पहला देश बन गया। कौन, पहला देश कौन बना, अमेरिका बना। ठीक, अमेरिका बना। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं फिर 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को यूएन द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई। किसके द्वारा, यूएन द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई। क्लियर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मौलिक अधिकार होता क्या है, तो मौलिक अधिकार क्या होता है आप बताइए जरा। मौलिक अधिकार क्या होता है बताइए, संक्षेप में बता दिए, ज्यादा आपको नहीं आगे बताना पड़ेगा। मौलिक अधिकार क्या होता है ये आपको बता दो। और मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा गया, मौलिक अधिकारों को मौलिक या मूल अधिकार इसलिए कहा क्योंकि इनका प्रावधान संविधान में है, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा गया। और इनको सभी को प्राप्त ही करना पड़ेगा या देने ही पड़ेंगे इनको मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मौलिक अधिकार का उद्भव भी बता दिया हमने, विकास भी बता दिया, सबसे पहले किस देश ने लागू किया और घोषणा किसने की थी, वो हो गया। अब इसके आगे अगर देखा जाए, मौलिक अधिकार वे मूलभूत प्रकृति के अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के नैतिक, भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए केवल अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य हैं। मौलिक अधिकार क्या है, मूलभूत वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आधार पर आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य हैं। ठीक है, उनके क्या आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य हैं, या अनिवार्य ही नहीं क्या है अपरिहार्य, जिनसे बिना उसका काम नहीं चल सकता। तो ये तो आपका हो गया मौलिक अधिकारों की हमने विशेषता बताई, उद्भव विकास कहाँ से हुआ वो बताया, घोषणा कब की गई वो बताया। अब इसमें जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 12 में।
अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा दी है कि राज्य शब्द क्या है। राज्य शब्द की परिभाषा किसमें दी गई, अनुच्छेद 12 में, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है उनको कब असंगत हो जाए या अल्पीकरण, मतलब कोई भी अगर गलत है, उसमें त्रुटि है या उसको सही करना है तो वो अनुच्छेद 13 के द्वारा उनको असंगत या अल्पीकरण या उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम पहले वर्तमान में 6 हैं, पहले कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, तो ये कौन सा हटा वो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक, अब इसके बाद आपका उद्भव हो गया। और ये अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का विकास या उत्थान कैसे हुआ। ठीक है, तो मौलिक हम बात करते हैं भारत में विकास। 1895 में तिलक के स्वराज, ठीक, तिलक के स्वराज विधेयक में मांग ली कि 1895 में तिलक का एक स्वराज विधेयक आया था, उसमें इन्होंने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब 1895 में किसकी मांग हुई, मौलिक अधिकारों की। किसकी हुई, मौलिक अधिकारों की मांग हुई। ठीक, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब हुई, 1895 में। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद 1915 में एनी बेसेंट एक होम रूल विधेयक लाई थी। होम रूल विधेयक से इन्होंने भी मांग की, किसकी, 1915 में। कब, 1915 में। तो 1895 में तिलक ने किया, किसने, तिलक ने। और 1915 में एनी बेसेंट ने किया, किसने, एनी बेसेंट ने किया। अब 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ, बंबई में, जिसकी अध्यक्षता जो है हसन इमाम ने की थी। तो वहां पे कांग्रेस ने क्या किया, मौलिक अधिकारों की मांग का प्रस्ताव रखा। ठीक, फिर 1927 में एक अधिवेशन हुआ मद्रास में, वहां उसको पुनः दोहराया गया, मौलिक अधिकारों को क्या हुआ, पुनः दोहराया गया। ठीक है, कहा, तो पहले मांग हुई कांग्रेस के द्वारा बंबई अधिवेशन में, हसन इमाम उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। फिर 1927 में पुनः मद्रास में मांग की गई कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, इसमें इन्होंने क्या किया, मुखरता से सामने आकर इन्होंने क्या किया, मौलिक अधिकार जो हैं वो किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। फिर अब 1931 की बात करते हैं। 1931 में मैकडॉनल्ड एक अधिकारी था, उसके द्वारा फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों की क्या की गई, समर्थन किया गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये मौलिक अधिकार जो है प्राप्त हुए संविधान। तो आपको हमने उद्भव, विकास और किसने किसने अपने प्रस्ताव या विधेयक में इसका उल्लेख किया, लागू करने की मांग की, वो सब बता दिया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद के। अनुच्छेद क्या है, देखिए कौन कौन से 6 अधिकार है, पहले ये देखिए। पहला तो आपका है समता या समानता का अधिकार। ठीक, क्षमता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फिर आपका दूसरा आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अब कितने प्रकार की स्वतंत्रता है वो हम आपको बताएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। कहां से, 19 से लेकर 22 तक ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर अब देखिए, अगर बात करते हैं कि 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक इसके भी अंदर जो 6 और 7 आती है स्वतंत्रता, वो भी बताएंगे। दूसरे में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कोई भी अगर अपराध आदमी करता है या व्यक्ति करता है तो उसको किस प्रकार से दोष सिद्ध किया जाए, ठीक, उसके संबंध में उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर ये हो गया वाक और अभिव्यक्ति 19 में, और 20 में हमने आपको बता दिया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर अगला 21 देखिए, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये हम बताएंगे कब राष्ट्रपति शासन लगता है, कौन कौन से अनुच्छेद वहां पे आप नहीं हटा सकते उनको। जैसे 20 और 21 हो गया, ये संविधान संशोधन कभी भी नहीं हटा सकते, कभी भी इनको नहीं वो किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो 20 में उसके अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 21 में। ठीक, अब 21 काम में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराएं। ठीक, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक, अब 22 में बात करते हैं। 22 में क्या था, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको कुछ संरक्षण प्रदान है, ठीक है, कुछ दशाओं में, कि जब तक उसका वो साबित नहीं हो जाए कि उसने अपराध किया है तब तक उसे आप नहीं कर सकते हो। इस प्रकार की सत्ता दी गई 22 में। अब बात करते हैं 23-24, अनुच्छेद 23-24। इसमें क्या तीसरा है, देखिए पहला हो गया समता या समानता का अधिकार, दूसरा आपका हो गया इसका स्वतंत्रता का अधिकार, और आपका तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं, कौन कौन से, 23 और 24। 23 और 24, 23 में आता है बलात्सर्म, किसी से जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते।
फिर आता है बाल श्रम, 14 वर्ष से अगर कोई कम बच्चा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर कहीं काम दिया जाता है तो वो क्या है, गैर कानूनी है, ये बताया गया इसमें। अब छठा आ जाइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे के बाद इसमें यहाँ पे ये देख लीजिए, चौथा कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता। ये टोटल कितने हैं याद रखना, टोटल कितने अधिकार है, 6, पहले 7 थे, तो चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो ही गया आपका। ठीक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ये आपको हम बताएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं, हमारा 5वां है संस्कृत संरक्षण। अपनी संस्कृति को किस प्रकार से आदमी बचा सकता है, किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, किस प्रकार से उसके नियम और कानून लागू कर सकता है, वो सब किसमें दे रखा है, संस्कृत संरक्षण में, अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक ठीक, अब बात करते हैं छठे की। छठवां कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है, किस प्रकार से जो अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो वो किस प्रकार से अपने रिट या याचिका जारी कर सकता है और अपने अधिकार का प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो इसमें देख लीजिए समता समानता का अधिकार था। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। ठीक, 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष कोई भी अगर कानून है तो सबको एक समान से क्या किया जाए, उसका लागू किया जाएगा। ठीक, दूसरा है आपका, ये तो 14 हो गया अनुच्छेद। अब देखिए 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर क्या होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15 में। ठीक, क्या है, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो सबको उसमें समान रूप से क्या दिया जाएगा, अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक, 17वां देखिए, 17वां है अस्पृश्यता का अंत। 17वां क्या, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, विस्तार से आपको बताएंगे। 18 है उपाधियों का अंत। 18 किससे, उपाधियों का अंत। ठीक, 18 क्या है, उपाधियों का अंत, लेकिन शिक्षा और सेना को छोड़कर अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया, ये हम आपको बताएंगे। ठीक, तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, आप मिलते हैं आपको विस्तार से अगले वीडियो में, आपको बताएंगे इनके अंदर क्या है, कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, वो सब अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।